वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मुल्क की सियासत में इल्जामात का सिलसिला तवील होने लगा है। 2018 के इंतखाबात में मुबैना धांधली का शोर किसी तरह कम होने में नहीं आ रहा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार एक बार फिर शदीद इल्जामात की जद में आ गए हैं। उनसे मंसूब एक मुबैना ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें मुबैना तौर पर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सजा देनी होगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब इस मुबैना ऑडियो टेप की तरदीद की है, मगर यह मामला मजीद उलझ रहा है। मजीद सवालात उठ रहे हैं कि यह सच है या झूठ। क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं कि वो इस इबाम को खत्म करे? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नाजिर महमूद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मंसूब मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई है, जिसकी उन्होंने तरदीद भी कर दी है। क्या आपके ख्याल में हुकूमत को मामले की तहकीकात करवानी चाहिए? देखिए, तहकीकात तो हर तरह होनी चाहिए। इसकी हुकूमत करे, अदलिया खुद करे। अदलिया का साबिक चीफ जस्टिस है साकिब निसार साहब, बल्कि उनका एक और आज चल रहा है, क्लिप चल रहा है वीडियो का कि मैं चाहूँ तो 4-5 MPs को इस्तीफा दिला दूं, बाई इलेक्शंस करा दूं। इस टाइप की बातें भी चल रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा ओनस टू प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट चीफ जस्टिस पर खुद आयद होता है साकिब निसार साहब। मैंने पिछली बार भी अर्ज किया था कि साकिब निसार साहब राना शबीम का जो एफिडेविट है उसके खिलाफ लंदन की कोर्ट में जाएं, खता की इज्जत का दावा करें, इजाला हैसियत उर्फी का दावा करें। 3-4 लाख पाउंड मिल जाएंगे। गलत है वो। यही सूरत हाल इसकी भी है। ये अमेरिका से फोरेंसिक हुआ है और वो कंफर्म कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ मुबैना तौर पर। तो ये अमेरिका की कोर्ट में जाए, वहाँ भी बहुत अच्छा हत्या की इज्जत के केस हमारी तरह नहीं होते कि वो 20-20, 25-25 साल लटके रहें। वहाँ 8-10 महीने में उनका फैसला हो जाता है, तो वो फैसला करा लें। लेकिन मैं एक बात तो शाइस्ता कि हमारी तारीख बहुत दागदार है। हमने बहुत से इशूज़ देखे हैं ऐसे। अब मैं कायद की क्या मिसाल दूँ आपको, जिन्हें काफिर आजम कहा गया था। मैं क्या मिसाल दूँ आप फातिमा जिन्ना को, जिन्हें गद्दार कहा गया था। मैं क्या मिसाल दूँ आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जिनको हिंदू करार दिया गया था और पूरा शजरा लाया गया था। फिर IGI का फॉरेन फंडिंग जो ISI फंडिंग फंड केस है, सुप्रीम कोर्ट में अब तक पड़ा हुआ है, कोई फैसला नहीं हो पाया। FIA ने हाथ उठा लिए हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा ये, लेकिन कोर्ट ने उसको डिसमिस नहीं किया है, अभी मौजूद है, उसका फैसला होना बाकी है। फिर उसके बाद मिडनाइट जकाल्स एक केस था हमारे पास, वो भी ऑडियो था, वो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। ये वाहिद ये केस है मिडनाइट जकाल्स जिसका फैसला हुआ, जिस पर एक जज साहब को सजा हुई, उनकी बरतरफी वगैरह हुई वगैरह वगैरह। मैं समझता ये हूँ कि फौरी तौर पर साकिब निसार साहब को दोनों अदालतों में जाना चाहिए। दोनों का दायरा-कार बनता है और उनमें जाके जो हजरात भी ये हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, हत्या केस करना चाहिए, और हुकूमत को भी और अदलिया को भी चाहिए कि उसका नोटिस ले, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस ना, और बतौर चीफ जस्टिस उनका बयान है ये, नॉट साबिक चीफ जस्टिस। तो अदलिया को भी चाहिए कि वो, मैं तो नहीं कह सकता कि वो ले, मैं दरख्वास्त कर सकता हूँ कि वो नोटिस ले। प्राइम मिनिस्टर ने भी आज गुफ्तगू की है काबीना में वगैरह वगैरह। तो इसको अनचैलेंज रहना चाहिए। ठीक है, यानी आपके ख्याल में साबिक चीफ जस्टिस को अदालत जाना चाहिए, आपका पॉइंट आ गया। जैना साहब, जैसा कि NBC ने भी कहा कि साबिक चीफ जस्टिस को उन पर हत्या की इज्जत का दावा करना चाहिए, जिनकी तरफ से भी ये तमाम बयानात और ये ऑडियो टेप्स और ये सारे मामलात आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या जो तरदीद चीफ जस्टिस साहब, साबिक चीफ जस्टिस ने की है, वो काफ़ी है, या फिर उनको वाकई में अदालत से रुजू करना चाहिए, और हुकूमत का इस तमाम मामले में क्या जो है वो स्टैंड होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसकी तहकीकात ज़रूरी है, तहकीकात होनी चाहिए, ताकि पता लग सके कि इसका ये एक्चुअल हुआ क्या है। मतलब ये है कि हम इसको आंखें बंद करके इसको ठीक तस्लीम भी नहीं कर सकते कि वाकई जो है टेप ओरिजिनल है, क्योंकि जो कंपनी जिसका जिक्र किया गया है उसके कोई क्रेडेंशियल नहीं है और उसके लिंकेजेस गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी बताए जा रहे हैं। उसके अलावा ये है कि उसके बारे में जो एक आध रिव्यू है वो बड़े गलीज लिखा हुआ है कि जी ये बड़े फ्रॉड हैं,
और वो कंपनी की क्रेडिबिलिटी को बहुत बुरी तरह चैलेंज किया हुआ, और उनकी कोई ऐसी क्रेडिबिलिटी नहीं जिसकी बुनियाद पे कोई उसको ठीक समझे। लेकिन अगर ठीक है तो बिल्कुल इसका इशू सामने आना चाहिए। और फिर ये कि ये हुकूमत को, मेरा ख्याल है, देखें बात ये है, चीफ जस्टिस जो है अगर वो वाकई इसमें मुलव्वस हैं और वो अदालत में भी नहीं जाते और वो इनकार भी कर देते हैं, तो इशू को तो यहाँ खत्म नहीं ना होना चाहिए। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इसको असल हकायक को खोज के सामने लेके आए, और वो एक इंडिपेंडेंट ऐसे तरीके से लेके आए, या ऐसे एक कमेटी के जरिए लेके आए जो कि न्यूट्रल हो, जो किसी की तरफ साइड ना ले, ताकि कौम को कम से कम सच्चाई सामने आ सके। बाकी ये है कि ये चीजें चलती रहेंगी। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है, मैंने अभी एक वीडियो देखी जो मियां नवाज शरीफ की आवाज में है, और वो कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ बहुत बड़ा चोर है और ये है वो, इस तरह की बातें जो नेचुरली वो नहीं कह सकते, लेकिन आवाज 100% उनकी है। तो ये वो चीज है जिससे शक व शुबा पड़ जाता है कि ये हो सकता है। और फिर जो जर्नलिस्ट बाहर है वो पहले भी कोर्स करने गया था एक इंडियन एनजीओ का, वहां पे उन्होंने अमेरिका में उस अपने अमेरिकन नाम पे बनाई भी है, और उसका लगातार प्रोसेस ये है कि करप्ट लोगों का दिफा कर। तो इस वजह से इंसान सोचता है। और फिर ये कि नवाज शरीफ साहब क्या वो 2 नंबरियां करते नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जारी कागज डाले, और फिर ये जो अभी इस खत आया है, इसका जो बनाया है एफिडेविट, उसका आप देख लीजिए कि उसके आमिर फारूक साहब का ताल्लुक ही कोई नहीं उसमें निकलता। तो चीजें मशकूक जरूर हैं, इनको स्पेशली इनको एग्जामिन करना चाहिए, और इसका एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल चेक होना चाहिए, ताकि सच्चाई कौम के सामने आए। जो भी मुजरिम है फिर उसका मुहासबा करना चाहिए। और फिर यह कि अदालतों का अगर आप देखें, चले ठीक है, अगर इन्होंने मिसाल के तौर पे किसी अदालत को कहा है कि इनको सजा दो, तो बिल्कुल इनका मुहासबा होना चाहिए, सजा होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का तो आवाज का कोई मसला नहीं था, उनको मेरा ख्याल आज ही सजा दी जा सकती है, जो उन्होंने जस्टिस कयूम को हदायत दी थी कि इनको सजा देने फला। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इतना गंद मच चुका है यहाँ पे, इसकी सफाई का कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए, कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर नाजिर साहब, राना शमीम के बाद अब ये ऑडियो क्लिप, आखिर ये हो क्या रहा है? हो तो बहुत कुछ रहा है जो सबको नज़र आ रहा है, और ये होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। यानी अगर पूरी अब 2-3 मिसालें इन्होंने नासिर बेग चुताई साहब ने दी, जो पूरा किरदार रहा है, अगर हम 70 साल में देखें तो बहुत से ऐसे फैसले हुए हैं जो न सिर्फ मुतनाज़ा रहे, बल्कि बाद में ख़ुद उन जजेस ने कहा कि हमने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद अपने उन जजेस के अल्फाज रहे हैं कि हम पर दबाव था। और ये आज की बात नहीं है। जस्टिस मुनीर ने जब जो उस वक्त हटाया गया था, जो पहली हमारी दस्तूर साज असम्बली थी, उसको गुलाम मोहम्मद ने बर्खास्त किया था, और उसके खिलाफ जब कोर्ट में गए थे तमीज़ुद्दीन खान साहब, तो जस्टिस मुनीर चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उसके गवर्नर के इक़दाम को जायज़ करार दे दिया। और फिर बाद में वो खुद अपनी किताब में, जिनाटुजिया उनकी किताब है, उसमें वो लिखते हैं, खुद लिखते हैं कि जी हम पे सर्टन दबाव था और हमें आगे बढ़ना था। तो ये तारीख़ का हिस्सा है। नसीम हसन शाह की आप मिसाल ले लें कि जब भुट्टो का जो केस था, भुट्टो को जो फांसी दी गई, उसमें आप मौलवी मुश्ताक का, जस्टिस मौलवी मुश्ताक का और जस्टिस अनवारुल हक साहब का किरदार देख लें, और बाद में नसीम हसन शाह जो उन जजों में शामिल थे जिन्होंने भुट्टो को फांसी की सज़ा की हिमायत की थी, उन्होंने बाद में कहा, खुद उनके इंटरव्यू मौजूद है जो कि डॉक्टर्ड नहीं है, उनके अपने अल्फाज में है, और वो यूट्यूब पे मौजूद है, उसमें वो कहते हैं कि जी हमारे ऊपर दबाव था भुट्टो को फांसी देने के लिए और वो गलत फैसला था, वो बाद में ये कहते हैं। तो ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। तो इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन तहकीकात जो आपका सवाल है कि ये हुकूमत को करानी तो चाहिए, लेकिन ये कराएंगे नहीं। इसलिए नहीं कराएंगे कि ये इनके मोहसिन रहे हैं, शाकिब निसार साहब इनके मोहसिन हैं, और ये अपने मोहसिनों को ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, और ये नहीं चाहेंगे कि मज़ीद इसमें से चीज़ें सामने आएँ। लेकिन इसके बावजूद ये भी कहना पड़ेगा कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, यानी किसी की रिकॉर्डिंग बनाना उनकी इत्तला के बग़ैर, दुरुस्त हो या गलत हो वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक गैर अखलाकी और गैर कानूनी काम है। चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाए, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, बगैर इत्तला के की जाए, ये लोग जो भी ये काम करते हैं, ये बुनियादी तौर पे गैर अखलाकी और गैर कानूनी काम करते हैं। लेकिन जब ये वीडियो आ जाती है या ऑडियो आ जाती है, तो उसको एक मंतकी अंजाम पर पहुंचाने का तरीक़ाकार भी मौजूद है। और तरीक़ाकार क्या है? आज की टेक्नोलॉजी में देखिए, डीप फेक आ रही है, जैसे अभी जनरल साहब ने अच्छी बात कही कि वो डीप फेक कहलाती है कि आप किसी का चेहरा लगा दें और आपको लगेगा ही नहीं कि ये नहीं। ओबामा की तकरीरें मौजूद हैं जो ओबामा ने नहीं की,
लेकिन जब कोई केस कोर्ट में जाता है तो फॉरेंसिक लेबॉरेटरी का क्या काम होता है? जो मुस्तनद फॉरेंसिक लेबॉरेटरीज होती हैं, अगर वो जिसने ये किया है, फैक्ट फोकस शायद नाम है उसका, वो अगर काबिल एतबार लैब नहीं है तो ऐसी काबिल एतबार लैब भी मौजूद है। जैसे पाकिस्तान में कोई केस होता है तो मेडिकल के लिए कहा जाता है फलां फलां लैब हैं जो कि काबिल एतबार है, तो फॉरेंसिक लैब में वो पता लग जाता है कि ये डॉक्टर्ड है, इस फैब्रिकेटेड है या ये असल है। तो तहकीकात इसकी ज़रूर होनी चाहिए। साकिब निसार साहब को अपना नाम क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये इल्ज़ामात छोटे इल्ज़ामात नहीं हैं, ये बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं। इसके दूररस नताइज बरामद होंगे और इनको अपना नाम, अब खैर उनका नाम कितना साफ होगा नहीं होगा ये तो तारीख बताएगी, लेकिन बहरहाल इनको कोर्ट में जाकर अपना नाम क्लियर करवाना चाहिए। आपके ख्याल में इस तमाम मामले की तहकीकात होनी चाहिए? ज़ुनैरा, बयान हल्फी और ऑडियो क्लिप, दो मामलात लेकिन किरदार एक, आपके ख्याल में इसके पीछे कोई एजेंडा है या फिर ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है? एजेंडा तो देखें डेफिनेटली है ना। अगर किसी ने इतनी मेहनत की है कि इतनी एक इंजीनियर्ड कह लें, डॉक्टर्ड कह लें, रियल कह लें, जो भी है, एक ऑडियो उन्होंने लीक की है तो उसका जाहिर है कोई एजेंडा तो है और प्रोपेगेंडा जो है वो भी मुस्तकिल चल रहा है। बट द थिंग इज़ कि मैंने पहले भी एक दिन एक प्रोग्राम में कहा था कि आप एक एक करके अपने सारे इदारे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट, देन जुडिशरी, देन योर एस्टेब्लिशमेंट। हर चीज़ के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देंगे तो फिर रह क्या जाएगा। ज़रूरी ये है कि इस वक्त हर इदारा अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद ले। चीफ़ जस्टिस काफ़ी गुस्से में उस दिन बोल रहे थे और कह रहे थे कि प्लीज़ गलत खबरें ना फैलाएं, हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। आई थिंक ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसी केस को टेस्ट केस बना लेना चाहिए। इसको फोरेंसिक भी वो ख़ुद कराएँ, इसको ख़ुद से देखें, और एक दफ़ा उन्होंने ओथ लिया हुआ है तो फॉर वंस इन द हिस्ट्री हम भी कोई इस तरह का फैसला सुन लें जिसमें द स्पेड शुड बी कॉल्ड अ स्पेड। दूसरा जो इसका पॉलिटिकल एंगल है वो ये है कि एक आप सिर्फ काम नहीं कर सकते कि रसीदें नहीं दे सकते, मनी ट्रेल नहीं दे सकते, आप हेल बेंट हैं कि बस किसी तरह रिवर्स हो जाए वो फैसला जिसके तहत नवाज शरीफ अभी कभी बन नहीं सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो क्या नवाज शरीफ पे आके पाकिस्तान की सियासत ख़त्म हो जाती है? मरियम अपने आप को क्यों नहीं क्लियर कराती? वो खुद अपनी रसीदें ले आए, अपने वालिद की छोड़ें, अपनी मनी ट्रेल। ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, ये कोई बच्चे नहीं हैं। उन लोगों, नवाज शरीफ की औलाद ज़रूर है लेकिन बच्चे नहीं हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं। आखिर इनकी अपनी भी कोई हिस्ट्री होगी। अगर इन्होंने कभी कुछ खुद कमाया है, कोई फैमिली ने इनको कुछ दिया है, इनके नाम पे दिया है, वही सामने रखते हैं कि ये मेरा है। कुछ नहीं दे रहे, ना शहबाज शरीफ ना नवाज शरीफ। यानी अगर हम ये कहें कि जिस ढिटाई से उनको हटाया गया है उसी ढिटाई से ये भी कह रहे हैं कि हाँ हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो ये जो टग ऑफ वॉर चल रही है, मेरा ख्याल है इसको एक दफ़ा डिसाइसिव और लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए। अदरवाइज़ कि ये क्या तमाशा है कि हमारे लीडर्स ही वीडियोज़ लीक कर रहे हैं। एक खातून वीडियो लीक कर रही हैं, उन्हें नहीं पता कि फिर हमारी सोसाइटी में जब ख़वातीन पे हमले होते हैं तो कैसी कैसी गलत चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो उन्हें भी एहतियात से थोड़ा काम लेना चाहिए। दूसरी जानिब को भी, जिन दो की भी आपस में ये लड़ाई है, मेरे ख्याल है इखलाक से गिर रहे हैं ये लोग। ठीक है। मुजम्मिल और वर्दी साहब, फवाद चौधरी साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि नून लीग जो है वो इदारों को बदनाम कर रही है। आपके ख्याल में क्या वाकई ऐसा है? यकीनन जब वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उस वक़्त तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का वक़ार बहुत बुलंद होता है। और जब 2013 के बाद वो आरओज़ का इलेक्शन कहते हैं तो उस वक़्त भी अदलिया का वक़ार बहुत बुलंद हुआ था जब इमरान खान ने कहा था ये आरओज़ का इलेक्शन था। और उसके बाद जब कमीशन बना तो वो उसमें जाके माफ़ी भी मांग ली थी उन्होंने। तो वक़ार, अदारों के वक़ार बुलंद करने की बहुत बड़ी हिस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। ये जिसके गले में फंदा फिट हो जाए ना, उसके गले में फंदा फिट करके कहते हैं इसको तो फांसी दे दें, बाकी सबको आम माफ़ी है। भाई एक मुल्ज़िम है, वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि उसको गलत सज़ा हुई है, वो शवाहिद पेश कर रहा है, एक अवाम की अदालत में भी पेश कर रहा है और कानून की अदालत में भी पेश कर रहा है। और एक मुल्ज़िम क्या कर सकता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जो भी शवाहिद जिस भी लम्हे उसके हाथ लगें उसको वो शवाहिद अवाम की अदालत में भी और कानून की अदालत में भी पेश करने चाहिए। लिहाजा शौकत सिद्दीकी साहब का जो एफिडेविट है
है, फिर ये जो शमीम साहब का एफिडेविट है, फिर ये टेप है, फिर अरशद मलिक की जो वीडियो है, ये सब कुछ अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं वो साथ साथ, और अदालत को उन पर फैसला करना चाहिए। हुकूमत तो इसमें फरीक ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि इन चीज़ों पर हुकूमत को प्रॉब्लम क्यों है। मामला एक मुल्जिम और अदालत के दरमियान है। मुल्जिम कह रहा है अदालत को कि आपने मुझे गलत सज़ा दी है, और देखें मुझे गलत सज़ा देने के ये शवाहिद हैं कि आपकी अदालत जो थी वो डॉक्टरेट थी, आपका जज प्रेशर में था, इस मुल्क का निज़ाम अदल प्रेशर में था, उसे कहीं से अहकामात आ रहे थे, मुझे सज़ा देना एक ग्रेट गेम का हिस्सा था, मुझे मेरिट पर सज़ा नहीं दी गई। उसका मुकदमा दोबारा सुन लें। जब ट्रायल जज को आपने नौकरी से निकाला तो आप माने ना कि कुछ गलत हुआ है उस वीडियो में। आपने क्यों अरशद मलिक को नौकरी से निकाला? आप कहते हैं उसने कुछ गलत नहीं किया। जब उसको नौकरी से निकाला तो फिर मुल्जिम का भी हक है कि जिस वजह से वो नौकरी से निकला है उसको रीट्रायल का हक दे दिया जाए। मैं समझता हूँ पंडोरा बॉक्स खत्म हो जाएगा, आप रीट्रायल कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है। इस मुल्क में लाखों मुकदमात रीट्रायल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हुक्म कर देता है कि दोबारा से ट्रायल किया जाए, ट्रायल में ये खामियां रह गई हैं तो आज भी रीट्रायल हो सकता है। बाकी जहाँ तक साकिब निसार साहब की बात है, अगर वो अपने खिलाफ लगने वाले इल्जामात पर अदालत नहीं जाना चाहते तो वो खुद ही कहते थे कि अगर आप तरदीद ना करें और आप ना जाएं तो इसका मतलब आपने इल्जामात कबूल कर लिए। अगर वो शौकत सिद्दीकी, शमीम के और इन सब के इल्जामात के जवाब में किसी अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाना चाहते तो एक ये भी इसका पहलू है कि वो इन तमाम इल्जामात को बिलवास्ता कबूल कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये सच है, मैं इस पर लिटिगेशन नहीं करना चाहता। वो इन इल्जामात को कबूल करें। एनबीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ भी कहना चाह रहा था कि अगर हम ये तवक्को कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत इसकी इंक्वायरी करेगी तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का जो आज के स्टैंड है प्राइम मिनिस्टर का काबीना में वो बहुत क्लियर है कि ये जो मामला आया है ऑडियो वाला, तो आप याद रखें कि नून लीग ये हरकतें करती रहती है। वो फैसला कर चुके कि नून लीग का क्या धारा है ये। दूसरा ये कि इदारों की बहुत यहाँ बात होती है, हमने क्लेशे बना लिए हैं, इदारे इदारे इदारे। ये इदारे गलती करेंगे तो उस पर भुगतेंगे ना। फिर वो जब इदारे हुकूमतों का तख्ता उल्टेंगे तो उन पर इल्जाम तो आएगा ना भाई, या हम ठंडे पेटों बैठ जाएंगे, कोई ना कोई तो बोलेगा, एक आवाज भी उठेगी, एक आवाज उठेगी, आप उसे कुछ भी कर ले। फिर अभी चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही कहा कि मैं बड़ी दिल को लगी मेरी बात कि इदारों पर भरोसा खत्म ना किया जाए, उठाया ना जाए। चीफ जस्टिस की बात थी। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि इदारे अपना भरोसा कायम भी करें। ठीक है। और मैं जस्टिस मंसूर अली शाह की इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ 100% कि जज तो आजाद हो सकता है लेकिन वो जुडिशरी भी आजाद होनी चाहिए जहाँ वो काम कर रहा है। ये बड़ी कांटे की बात है, इसको हमें समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और जब इदारे आजाद हो जाएंगे, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं करेगा, जब वो किसी को गिरफ्तार नहीं करेगा, गलत फांसी नहीं देगा, तो फिर क्या मसला है? कोई झगड़ा ही नहीं है। कोई झगड़ा ही नहीं है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक ये कोई इदारे मुकद्दस गाय नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ इदारे अफराद से बनते हैं और अफराद से गलतियाँ होती हैं। कोई इदारे ने तो गलती नहीं करनी, इदारे के जो अफराद हैं वो गलती कर सकते हैं और उस गलती पर उनका मुहासबा होना चाहिए। अब आप कहें जी फ़लाँ आदमी फ़लाँ इदारे का सरबराह है इसलिए वो एहतसाब और कानून से मुबर्रा है, वो कोई गलती नहीं कर सकता, उसने कोई करप्शन नहीं की हो सकती, तो ये गलत है। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जब आप एक हुकूमत को हर चीज़ में फरीक नहीं बनाना चाहिए। इसमें अगर नवाज शरीफ का मुकदमे पे मॉनिटरिंग जज लग सकता है और कमीशन बन सकता है तो आज क्यों नहीं बन सकता? बना लें साकिब निसार के ऊपर भी एक जुडिशल कमीशन, उसमें सारे पेश हो जाएं, नवाज शरीफ को भी बुला लें। ठीक नहीं आएंगे वो। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नहीं आएंगे। ठीक है। जैनल साहब नहीं आएंगे तो मुकदमा खत्म हो जाएगा, नहीं आएंगे तो मुकदमा खत्म हो जाएगा। आप बुलाएं तो सही ना। ठीक है, मुकदमा चलना चाहिए। आप कुछ मैं बार बार कह रहा हूँ मुकदमा बाहर चलना चाहिए। खत्म होगा जिस दिन मियां साहब अपनी सारी मनी ट्रेल देंगे। किस्सा मनी ट्रेल का है, बाकी तो ये सारा ताना बाना बुना जा रहा है कि अपने आप को हम किसी तरह कहें कि जी साजिश बाकी चीजों की तो हो सकती है, मनी ट्रेल की तो कोई साजिश नहीं ना। और फिर ये भी एक चीज ध्यान में रखिए कि 2 नंबरी करना मियां साहब का काम है, वो कोई हो नहीं सकता कि कभी वो 2 नंबरी के बगैर रह जाए। उन्होंने की है,
जाली कागजात का 2 नंबरी बाहर आ रही है, अभी तो इदारों की 2 नंबरी बाहर आ रही है सारी। जनरल साहब को बात मुकम्मल करने दें, आपकी जानिब दोबारा भी आ जाऊंगी। अभी जनरल साहब बात करें, आप बात। आपको लिख के दे रहा हूं, आप मियां साहब की तकरीर सुन लें, आपको पता लग जाएगा कि कितनी रियल आवाज है। लेकिन मुझे पता है कि कंटेंट वो गलत है, मियां साहब अपने मुंह से ये नहीं कह सकते, लेकिन आवाज वो सुने, वो मियां साहब की उसी तरह जिस तरह उनका थोड़ा गला लगा हुआ था उन दिनों में तकरीरें कर रहे थे, वो इतनी रियल लगती है कि आदमी हैरान रह जाता है। तो आप साजिशों को जानते हैं, सब कुछ पता है कि साजिशें कौन करता है, ये हमेशा टेप करते हैं, इनका काम यही है, आवाजें इधर उधर से टेप भी करना। और ये जो वीडियो जो उसकी जज की आप कह रहे हैं, उसके अरशद मलिक वाली, वो मुझे पता है कि कैसे प्रोक्योर की इन्होंने, कहां से खरीदी, कितने की खरीदी और चलाई इन्होंने। नासिर भट्ट ने चला के उसको ब्लैकमेल करके उसके मुंह से कहलवाया। उसका भी तो एक एफिडेविट है ना, आप इस जज के एफिडेविट को रोते हैं, ठीक है। अरशद मलिक का एफिडेविट एक है ना पड़ा हुआ, ठीक है, उसको कुछ लिखा, वो क्यों नहीं मानता कुछ? तो ये चीजें सारी इतनी इजी, इतनी सीधी, इतनी सादे नहीं है। ये लोग जिनके हाथ हैं बड़े लंबे, पैसा जेब में बहुत है, जो चीज चाहे कर। मैं हमेशा कहता हूं कि करप्ट माफिया आज रियासत से ज्यादा कमजोर, ज्यादा मजबूत है, कमजोर है उनके आगे, घुटने टेकती है रियासत, जिस शख्स को चाहे खरीद सकते हैं। आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? मैं सिर्फ ये नोट कर रही हूँ कि इस सारी बहस में लोगों ने साइड्स पिक की हुई हैं। अभी तक जो कोई 3 साल 4 साल पहले तक एक माहौल था कि आपने अपने ऊपर स्टैंप लगाई हुई थी कि एक बंदा नून लीग का है, एक पीटीआई का फॉलोअर है, एक पीपल्स पार्टी का फॉलोअर है। पता नहीं हमारे मुल्क में इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी कब आएगी कि सारे गलत हैं, सब ने ये सब किया है, सब ने ब्लैकमेलिंग्स की हैं। आप हर एक के टेन्योर पे बैठ जाएं, आपको ऐसी ऐसी कहानियां, खौफनाक कहानियां मिलेंगी कि पता चलेगा कि मुल्क के इंटरेस्ट में तो शायद किसी ने भी काम नहीं किया। अब इदारे का नाम लो तो वो कहते हैं कोई मुकद्दस गाय नहीं है, तो मैं गाय का नाम लूँ यहाँ बैठ के? इदारे को इदारा ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे? तो बात सुनने का हौसला, क्रिटिसिज्म, डिफरेंट व्यू, डिसेंट कुछ रह ही नहीं गया यहाँ पे, आप बात ही नहीं कर सकते। तो ये जब ब्लैकमेलिंग का प्रेसिडेंट सेट हुआ है ओवर the years, 30 years in Pakistan, last 30 years, उसमें यही प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि पैसा चलता है, जजेस खरीदे जाते हैं, वकला का प्रेशर होता है, एवरीबडी नोज दिस। सिर्फ बाहर अब आना शुरू हुआ है क्योंकि अपने गिरबान में हाथ पहली दफ़ा पड़ा है उन लोगों के। तो दिस इज़ वाई कि बहुत ज़्यादा बोलना भी फिर यहाँ पर लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन आई स्टिक टू माई वर्ड्स के इदारों को अपनी इज्जत खुद बहाल करवानी पड़ेगी क्योंकि ख़राब भी उन्होंने खुद ही की है। ठीक है, डॉक्टर नासिर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? खुद बाहर करनी पड़ेगी। जी, मैं वो जो मनी ट्रेल की बार बार बात हो रही है, हालांकि मनी ट्रेल का इसमें कोई जिक्र था नहीं, लेकिन उस पर बार बार बात करें। देखिए, मनी ट्रेल की कहानी होती क्या? मनी ट्रेल का मतलब ये कि जो आपके पास चीज़ें हैं उसका आप बता दें कि ये कहाँ से आया है। अच्छा, अब इसमें तमाम कवानीन एक होते हैं कि जी इतने साल तक पूछा जाता है, उसके आगे नहीं पूछा जाता। नवाज शरीफ पर जो इल्ज़ाम लगे, देखें मुशर्रफ साहब जो है वो 9 साल तक कोशिश करते रहे, वो कुछ नहीं निकाल सके। उनको जो सज़ा दी गई थी, मुशर्रफ के दौर में भी जो सज़ा दी गई थी, वो तैयारा अगवा करने का एक केस बनाया गया था, उस पर उनको सज़ा दे के निकाला गया था। उसके बाद अब भी कोशिश होती रही। नवाज शरीफ को जो सज़ा दी गई वो मनी ट्रेल पे सज़ा नहीं दी गई, अभी तक वो केस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा। जो सज़ा दी गई वो अकामे पे दी गई। तो मनी ट्रेल के बारे में बात करना बहुत आसान है, लेकिन अगर मनी ट्रेल चाहिए तो फिर सबके चाहिए ना। यानी जब ये टारगेट किया जाता है अपोजिशन लीडर को, तब ये बात आती है कि ये जो है सिलेक्टिव एहतसाब हो रहा है। अगर रसीदें मांगनी है तो सबकी मांगनी जाए। जिन पे इल्जाम लगे, जिनके नाम आए उनको आपने उठा के जो है वो सीपेक अथॉरिटी का चेयरमैन बना देते हैं और उनकी रसीदें नहीं मांगता कोई, उसकी रसीदें नहीं मांगता कोई। ठीक है, मुजम्मिल साहब वन लाइनर कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक के जाने बढ़ना है। उसमें जाए ना, अदालत में जाए, जिस तरह इमरान खान ले गया था इसको, नवाज शरीफ को, उसको भी साहब को बात करने दें, उसके बाद मुझे ब्रेक के जाने बढ़ना है। मांगेंगे, मांगी जाएंगी, आप चले जाए अदालत में अगर आपको इतनी परेशानी। यहाँ ऑडियो टेप्स का कहा गया तो शहबाज शरीफ और मलक कयूम की ऑडियो टेप किसने बेनजीर भुट्टो को दी थी? वो भी नून लीग खुद जाके बेनजीर को तोहफे में दी आई थी कि ये ऑडियो टेप ले लें। सबको पता है इस मुल्क में कौन ऑडियो टेप्स बनाता है और किसको तोहफे में कब दी जाती हैं। और आप सबका पॉइंट आ गया नाज़रीन, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुसलसल सरगर्म है। पहले तवील इजलासों में मुशावरत की, हिकमत अमली बनाई और फिर मैदान में आकर एहतजाज किया, जलसे भी किए, मगर फिर ये इत्तेहाद टूट गया। हुकूमती मुश्किलात में इजाफे के बाद अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने दोबारा सर जोड़े। एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च और धरने की तजवीज जेरे गौर है। सवाल यह है कि अपोजिशन की अब तक की सियासत ने क्या हुकूमत को परेशान किया और क्या इस एहतजाजी सियासत ने अपोजिशन आवाम में मकबूल बनाया। हम सवाल करेंगे कि पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, क्या अब तक पीडीएम भरपूर तरीके से एहतजाजी सियासत करने में कामयाब रही। जुनैरा। मेरा तो डे वन से यही ओपिनियन है कि बिल्कुल कामयाब नहीं रही। जब इन्होंने आगाज़ किया था और पीपल्स पार्टी इनका हिस्सा थी, एनबीसी जानते हैं, मैं तब भी कहती थी कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इकट्ठे नहीं चल सकते, इनके एजेंडाज डिफरेंट हैं। अब पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई है, बीच में कई महाज आए हैं, उस पर भी हमने सेनेट के इलेक्शंस वगैरह में देखा कि हर कोई अपने कार्ड्स प्ले करता है, हर कोई अपने पार्टी एजेंडा को फॉलो करता है। इनमें कोई मुल्क के लिए या आवाम के लिए या जो महंगाई है उसको ले लें, बैड गवर्नेंस है उसको ले लें, उसको ले के किसी की कोई सोच समझ काम नहीं करती। अगर नून लीग की फुल कंसंट्रेशन इस चीज़ पे है कि किसी तरह वो अपने सरबराह को एक्विट करा लें और दोबारा से वज़ीर आज़म बना लें, तो उनकी एनर्जीज तो उधर डाइवर्टेड हैं। पीपल्स पार्टी इज़ वेरी हैप्पी इन सिंध और उनको पता है कि सिंध उनके कंट्रोल से नहीं जाएगा। रह गए फजलुर रहमान, तो फजलुर रहमान तो वो कभी किधर के होते हैं, कभी किधर के होते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल कि इदारे भी जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस भी मुल्क से सिंसेयर नहीं हैं। इकट्ठे हो जाएं, ये आज बैठ जाएं। इस वक्त जितनी रिकॉर्ड हाई हमारी इन्फ्लेशन जा रही है, इस पे तो गवर्नमेंट्स गिर जाती हैं, बड़े आराम से गिर जाती हैं, क्योंकि एक बड़ा जायज़ मुतालबा होता है। लेकिन ये जब निकलेंगी सिर्फ अपने लिए निकलेंगे, ये जब बात करेंगे सिर्फ अपने लिए बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन हमें उतनी ही नाअहल मिली है जितनी हमें गवर्नमेंट नाअहल मिली है। ठीक। मुजम्मिल साहब, वर्दी साहब, अगर तो पीडीएम मुत्तहिद रहती है तो आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकती है, टफ टाइम दे सकती है? नहीं, आप ज़िमनी इंतखाबात देख लें, आप आम इंतखाबात तक कहाँ जाते हैं। आप ज़िमनी इंतखाबात देख लें, सारे जीते नहीं हैं अपोजिशन ने। ये जो नाअहल अपोजिशन है, ये सारे ज़िमनी इंतखाबात जीत गई है, और ये यही नाअहल अपोजिशन है जिसने बार बार इदारों को और हुकूमत को इस बात पर मजबूर रखा है कि इदारे इंटरवीन करके किसी न किसी तरह आईसीयू से इस हुकूमत को बार बार बचाएं, इसको ऑक्सीजन दें। नहीं तो ये अपने सर पे तो ये हुकूमत इस अपोजिशन के सामने 4 दिन नहीं खड़ी हो सकती। वो तो जब अंपायर मदद को आता है तो ये हुकूमत के अंदर को जान नज़र आती है। 2 दिन के लिए अंपायर फैसला करता है कि नहीं अच्छा मैं न्यूट्रल हूँ, तो साथ ही हुकूमत के अंदर से जान निकल आती है और ये अपोजिशन दो कामत नजर आ जाती है। लेकिन ठीक है, जब अंपायर हुकूमत के साथ जाके खड़ा हो जाता है तो फिर जो 4 दिन पहले मुश्तरका इजलास जो है वो मुलतवी हुआ हो, वो अगले दिन हो भी जाता है, क्योंकि फ़ोन बजने शुरू हो जाते हैं। तो अगर फ़ोन ना बजें और सियासत अपने तौर पर न्यूट्रल रहे तो ये नाअहल अपोजिशन तो इस हुकूमत को खा जाए। लेकिन चूंकि अंपायर साथ मिलता है और अंपायर इसको ज़िंदगी देता है इस हुकूमत को, तो हमारे दोस्तों को इस अपोजिशन को नाअहल कहने का बड़ा मौका मिल जाता है। वरना हमने इनकी नाअहलियत और इनकी अहलियत तो ज़िमनी इंतखाबात में भी देखी है, सेनेट में हफीज शेख की शिकस्त की सूरत में भी देखी है, और भी कई मौके पे देखी है, कराची के इंतखाब जो फैसलवाड़ा वाली सीट पर भी देखी है। लेकिन ठीक है, जब उनको मदद मिलती है हुकूमत को, फिर वो बहुत ताकतवर लगते हैं, और कमज़ोर से कमज़ोर टीम के साथ भी जब अंपायर मिल जाता है तो वो टीम जीत जाती है। उसकी जीत में कोई दूसरी कितनी भी अच्छी टीम हो, वो अंपायर से तो नहीं लड़ सकती। ठीक है मुजम्मिल साहब, मैं बाकी मेहमानों की जानिब भी आती हूँ, लेकिन जुनैरा रिस्पॉन्ड करना चाह रही है मुजम्मिल साहब को। जी जुनैरा। एक तो ये कि मुजम्मिल साहब को प्लीज़ नून लीग का टिकट दिला दें। मतलब आई रिक्वेस्ट मरियम नवाज शरीफ थ्रू दिस प्रोग्राम कि जितनी इस बंदे ने आपकी खिदमत कर छोड़ी है, इसको एक टिकट दे दें प्लीज़। मतलब हद होती है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की। आप किसी बात को सुन ही नहीं सकते हैं, आप एक लय में शुरू होते हैं और सिर्फ मुखालफत करते हैं। कोई हद होती है। आप एनालिटिकल रहें, आप हर एनालिटिकल रहें, आप पार्टी पोजीशन ना लें, आप उनके स्पोक्स पर्सन मत बने। एनबीसी, आपके ख्याल में एहतजाजी सियासत से पीडीएम को कोई फायदा हुआ, हुकूमत को कोई नुकसान हुआ? मैं जाहिर तौर पर समझता हूँ कि हम में से कोई डिसऑनेस्ट नहीं है। हम जो कुछ कहते हैं, जुनैरा समेत, मुजम्मिल समेत, वो जो
हमारा न्यूज़ रूम का वो इल्म नहीं होता, वो इल्म हमारी किताबों का होता है, तजुर्बात का होता है, हालात का होता है। हम माजी को देख के आगे बात करते हैं। अच्छा, अब ये बात है कि जहाँ तक पीडीएम की बात है, पीडीएम नाअहल हो ना हो, पीडीएम हुकूमत की नाअहली का फ़ायदा नहीं उठा सकती, पीडीएम हुकूमत की कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठा सकती। पीडीएम ने खुद को तोड़कर ये साबित कर दिया कि वो सीरियस नहीं है हुकूमत के ख़िलाफ़। उसके बाद जो वाक़यात हुए, हालात हुए, उन्होंने भी साबित किया कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अभी जो 33 बिल मंजूर हुए पार्लियामेंट में ग्रोथ इन करके पूरे सिस्टम को, और उस पर हैरत अंगेज तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी भी हुई, वो उस पर पीडीएम कुछ नहीं कर सकी, मुत्तहदा अपोजिशन कुछ नहीं कर सकी। फिर सेनेट के अंदर जो कुछ हुआ कि आप नमाज पढ़ने चले गए, आप सिगरेट पीने चले गए, और पीछे हुकूमत ने अपनी चरत्तरबाजी की, चीटिंग की, और ज़मनी एजेंडा लेकर आ गए और ज़मनी बिल मंजूर कराया ज़बरदस्ती। चेयरमैन तैयार नहीं था, चेयरमैन ने कहा मैं नहीं करूंगा, तो जनाब वो सब खड़े हो गए, और क्यों पीडीएम वहाँ मौजूद नहीं थी, इवन गिलानी साहब मौजूद नहीं थे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। तो ये तो सीरियसनेस है इनकी। तो जब ये सूरत हाल होगी तो हुकूमत को तो फ़ायदा, तो ओपन फील्ड मिल जाएगी ना हुकूमत को, हुकूमत खुल के खेलेगी। कितनी कमज़ोर हुकूमत हो और कितनी मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ हो, अगर मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी मजबूती का इज़हार नहीं करेगी तो बेकार है। ठीक है, वो करते रहेंगे। एम्पायर्स का ज़्यादा ताल्लुक है, बिल्कुल सही बात है। एक हफ्ता एम्पायर गैर हाजिर थे, छुट्टी गए थे, बैठ गई थी पीटीआई, भाग गए थे लोग सब। इवन प्राइम मिनिस्टर का जो जोराना था उसमें 35 लोग नहीं थे उसके अंदर। तो लेकिन फिर उसके बाद ज़ाहिर है जब वापसी हुई, दोबारा खेल शुरू हुआ, तो फिर एम्पायर अपनी अपनी जगह पहुंचे। थर्ड एम्पायर भी आ गया, फोर्थ एम्पायर भी आ गया, बॉलिंग चेंज करने वाला, बॉल चेंज करने वाला एम्पायर भी आ गया, वो दोबारा खेल शुरू हो गया। लेकिन ये खेल ज़्यादा अर्से चलेगा नहीं, क्योंकि आने वाले इंतखाबात बहुत सख्त होंगे, बहुत संगीन होंगे। हम बहुत बुरी सूरत हाल में, मुझे पीडीएम से कोई गर्ज नहीं इसका फ़ायदा उठाए ना उठाए। अवाम तक जो बात जा रही है, अवाम में जो सूरत हाल है वो ये है कि अवाम ला ताल्लुक हो रहे हैं सर सूरत हाल से। तो जब अवाम ला ताल्लुक हो जाएं तो बहुत खतरनाक सूरत हाल बनती है। मैं डरता हूँ सूरत हाल से जब अवाम ला ताल्लुक हो जाए। ठीक हो गया। जैने साहब, आपके ख्याल में पीडीएम हुकूमत को टफ टाइम देने में वाकई संजीदा नजर आ रही है या फिर वक्त गुजार रहे हैं? देखिए, पीडीएम एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इख्तियार करके बाहर निकली हुई थी कि उनको एजिटेशन के जरिए हटाया जाए, तो वो तो बिल्कुल 100% नाकाम हो गई। हाउस के अंदर काम कर सकते थे, उनमें अपना इत्तेफाक राय ना हो सका। जबकि हाउस के अंदर अगर वो मेहनत करते, जो कि शुरू में ख्याल था कि शायद ये नो कॉन्फिडेंस वगैरह करें वहां पे, तो उसमें पॉसिबिलिटी थी कि इनको सक्सेस मिल जाती। लेकिन वही बात है कि सबके अपने अपने मुफादात हैं। सिंध में गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी को उनको कोई फिक्र नहीं है, वो समझते हैं कि वो अपना काम जहां उनको मतलब उनके तो पांचों घी में है वहां पे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां हम बात करते हैं कि ये हिस्ट्री, और देखिए बात यह है कि ऑपोजिशन के पल्ले है क्या। 3 टेन्योर, चौथा टेन्योर है वहां पे सिंध में पीपल्स पार्टी का। हाँ जी। अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो रोना आता है इंसान को। अगर सिंध में विजिट कोई कर ले तो सवाए इसके कि आंसू बहाए के अलावा और कोई उसके पास हल नहीं है। तो बदकिस्मती है, ये मुल्क जाएगा उनके पास हमारी हमाकतों की वजह से, हमारी अपनी जिल्लतों की वजह से, कि हमने बजाय कोई हकीकत देखने के। मैं बार बार उस पर रोता हूं कि जरदारी साहब का जो केस था मसलन करप्शन का, स्विट्जरलैंड में जो पैसे पड़े हुए थे, सिक्का बंद केस। लेकिन यहां पे पहले तो वो केस खोलने में बना मसला, फिर वो वाजिद शमसुल हसन कागजात चोरी करके ले गया, फिर यहाँ पे फोटो कॉपियां लगाता रहा नैब, इसलिए कि नैब में बंदा वो अपना लगाते हैं। अभी भी आज जो आदमी है वो उनका अपना है, मैं साबित कर सकता हूं, वो उनके लिए खेल रहा है। तो ये चीज जो है यहाँ पे चलते, वहां पे एक केस में फोटो कॉपियां लगाई, जरदारी साहब बरी, दूसरे में फिर महीने बाद दूसरा रेफरेंस, फिर फोटो कॉपी लगा दी। इधर अभी ओरिजिनल एक कॉपी तो नैब के पास होनी चाहिए थी, तो नैब उनकी मदद के लिए बैठा हुआ था। तो बात यह है कि हम खुद एक ऐसे अभाव में फंस के हम लुटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जोश से तैयार हैं, जोशीले तरीके से हम उनको बड़ा अदारे और उन्होंने ये कर दी। ओ भाई, आप अपने इन लोगों को सीधा करें तो मुल्क ठीक चलेगा जिन्होंने चलाना है। ठीक है, वो मार करके अपने केसेस अदालतों में अपने बंदे बिठा के जज अपने
ठीक है। जिस दिन से चौधरी बहाल हुआ था, अदालतों का बेड़ा गर्क होकर रह गया। ठीक है जैनब साहब, आपको पॉइंट आ गया। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी, नाजिर साहब आपकी जानिब भी आऊंगी लेकिन ब्रेक के बाद। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर नाजिर साहब, पीडीएम बतौर ऑपोजिशन अवाम को अपने साथ मिलाने में क्या कामयाब रही है आपके ख्याल में? देखें, अवाम को साथ मिलाने का मतलब अगर ये है कि जी अवाम को साथ मिला के हुकूमत को गिराना है तो उसमें तो बिल्कुल कामयाब नहीं रही। हुकूमत को तो ना गिरा सकी है और ना गिराने की अभी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ जिसमें ये कामयाब हुई है वो ये है कि इन्होंने अवाम का शऊर, सियासी शऊर ज़रूर बढ़ाया है। जो इशू इन्होंने उठाए हैं उस पर इन्होंने बात की है और जो बयानियाँ ये लेकर चले हैं। और इसमें भी मैं पीडीएम को कोई एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी समझता नहीं हूँ। ये कोई एक मजबूत इत्तेहाद है नहीं, असल में इसमें नून लीग ही है। और पीडीएम की सबसे बड़ी गलती यही रही है कि इन्होंने शुरू से, यानी जो असल अपोजिशन है तो वो या नून लीग है या पीपल्स पार्टी, ये दो बड़ी जमातें हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए इन दो जमातों को साथ मिलकर काम करना चाहिए था, लेकिन उसमें नून लीग की बुनियादी तौर पर गलतियाँ बहुत रही हैं। और मैं पूरी पीडीएम को जिम्मेदार इसलिए करार नहीं देता कि पीडीएम का सरबराह इन्होंने बना दिया मौलाना फजलुर रहमान को, जो कि बुनियादी तौर पे गलत फैसला था। अभी जैसे कहा गया, मौलाना फजलुर रहमान तो वो हैं जो कि 17वीं तरमीम परवेज़ मुशर्रफ के साथ उन्होंने हिमायत की थी, परवेज़ मुशर्रफ को मजबूत करने के लिए तमाम चीज़ों के बावजूद। तो ये बड़ी गलतियां की। अच्छा, नून लीग की अगर हम बात करें, क्योंकि पीडीएम को मैं नून लीग से अलग करके इसलिए देख रहा हूं कि नून लीग ही असल है जो कि बयानियां लेके चल रही है। नून लीग ने पिछले 10-12 साल में बेशुमार बड़ी गलतियां की हैं और उनकी गलतियों की वजह से पाकिस्तान में भी सियासत को और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने क्या किया, पीपुल्स पार्टी जब इनको साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रही थी अपनी पहली हुकूमत में, इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, फिर उनके खिलाफ तहरीक चलाई। उसके बाद जब ये खुद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो सिर्फ एक बयान पर इन्होंने जरदारी साहब से मिलने से इनकार कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिन्होंने एक ये मैसेज भेजा कि ये पीपुल्स पार्टी के साथ मुखलिस नहीं है, जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब इनको क्या करना चाहिए, अगर ये पीडीएम में रहना भी चाहते हैं तो भाई आप पॉलिसी बनाएं, शेडो काबीना बनाएं, आगे का प्लान दें आवाम को कि आप क्या करेंगे। इस वक्त हुकूमत गिराने की बातें नहीं करनी चाहिए। आपके ख्याल में हुकूमत गिराने की बातें नहीं करनी चाहिए? कथा कलामी की माफी चाहूंगी डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त की कमी है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।